अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आपको कनेक्ट क्लासरूम में वेलकम किया जाता है। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपके सामने मौजूद हूँ। आज हम चैप्टर नंबर 2 जो कि मैटर है उसका लास्ट टॉपिक, लास्ट लेक्चर नंबर 3 जो कि क्रैश सीरीज़ का इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, वो हम स्टडी करेंगे। इसके जो सब टॉपिक्स हैं उसमें हम सॉल्युबिलिटी एंड इफ़ेक्ट्स ऑन इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करेंगे और टेम्परेचर का जो इफेक्ट है सॉल्युबिलिटी पे उसको डिस्कस किया जाएगा। नंबर 2 सॉल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन। ये दोनों जो टॉपिक हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी। इसमें जो आपका एसएलओ कवर होगा वो एसएलओ नंबर 6 और एसएलओ नंबर 7, दो एसएलओस हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो हम मूव करते हैं MCQs की तरफ। उससे पहले इस उम्मीद के साथ कि आपने जो लास्ट वर्कशीटें होंगी वो अच्छे तरीके से कवर कर ली होंगी, कि उसमें आपकी कोई क्वेरीज या क्वेश्चन होता है तो आप भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। MCQ की तरफ मूव करते हैं। पहला जो है, साथ साथ अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप अपने कमेंट सेक्शन में साथ साथ बताते जाएं कि इसका ऑप्शन क्या होगा। पहला जो है, solubility is usually expressed as the amount of solute dissolved in 100 gram of solute, 100 gram of solution, 100 gram of solvent, 1 liter of solution। जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो इसका करेक्ट ऑप्शन मार्क करें ज़रा क्या आता है। तो इसमें सॉल्युबिलिटी यूजली एक्सप्रेस एज द अमाउंट ऑफ सलूट जो डिज़ोल्व होता है वो सॉल्वेंट के अंदर होगा, लेकिन यहाँ पे अमाउंट फिक्स की गई है। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ वो क्या होगा, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होता है सल्यूट। तो उसको हम क्या कहते हैं कि सॉल्युबिलिटी, सल्यूट जो डिज़ोल्व हो रहा है सॉल्वेंट के अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी 100 ग्राम के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंक्रीज इन टेम्परेचर जनरली इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ। चार ऑप्शन है यहाँ पे, गैसेस इन लिक्विड। पहले इस क्वेश्चन को आप समझ लें कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो सॉल्युबिलिटी किन की इंक्रीज़ होती है। गैस इन सॉलिड्स, गैसेस इन लिक्विड्स। अगर लिक्विड के अंदर गैसेस मौजूद हैं तो अगर हम उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो क्या उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करती है। तो ये पॉइंट गलत है। ये टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से सॉल्युबिलिटी गैसेस की डिक्रीज़ करती है। इसकी रीज़न क्या है कि एक पानी की बोतल आप धूप के अंदर रख देते हैं तो उसके अंदर बबल्स बनते हैं। अब बबल्स क्या निशानी है कि जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिज़ोल्व हुई थी वो इन द फॉर्म ऑफ बबल वहाँ से आउट हो जाती है। किसके एप्लीकेशन पे, जब हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं टेम्परेचर, जब वो वाटर हीट अप होता है तो उसके अंदर जो डिज़ोल्व हुई ऑक्सीजन होती है वो निकल आती है, मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। पॉइंट नंबर 2 जो है, सॉलिड्स इन लिक्विड। अब ये है कि अगर हम सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व कर रहे हैं, जैसे शुगर है तो उसको हम वाटर के अंदर ऐड कर रहे हैं, जब ज़्यादा शुगर को ऐड करते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करती है। लेकिन जब हम हीट करें उस सॉल्यूशन को तो जो शुगर डिज़ोल्व नहीं हो रही थी वो भी डिज़ोल्व हो जाएगी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन है कि सॉलिड की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड्स इंक्रीज़ करती है जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं। इसके साथ जो दूसरा ऑप्शन है सी, लिक्विड्स इन सॉलिड, ये भी नहीं होगा। ऑल सब्सटेंसेस, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन जो है सॉलिड्स इन लिक्विड्स मौजूद होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन मौजूद होगा। तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में आप इसको ओके कर देते हैं कि ये दो क्वेश्चन आपको समझ आ गए हैं। तो फिर हम नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो साथ साथ आप अपनी प्रेजेंस भी शो करें कि आपको ये दो क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गए हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, मैं आपके साथ साथ क्वेश्चन भी देख रहा हूँ, आपके कमेंट्स को भी देख रहा हूँ। ये हारिस रशीद मौजूद हैं स्क्रीन पे हमारे साथ। उनका ऑप्शन है एक, मैं उन्होंने मार्क किया ऑप्शन नंबर सी, और दूसरा उनकी प्रेजेंस मौजूद है यस के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अ सोल्यूशन दैट कंटेन्स मोर सल्यूट देन इट्स नॉर्मल सॉल्युबिलिटी एट गिवन टेम्परेचर इज़ कॉल्ड। ऐसा सोल्यूशन जो कि मोर सल्यूट को डिज़ोल्व करता है, contain more solute than its normal solubility at given temperature is called। इसको हम कौन सा सोल्यूशन कहेंगे।
सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन या डाइल्यूट सोल्यूशन। इसको ज़रा मार्क करें। ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट कंटेंट ज़्यादा होता है नॉर्मल सॉल्युबिलिटी के केस उसको कंपेयर करते हुए एट अ गिवन टेम्परेचर इज़ कॉल्ड, दोबारा से सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होगा, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा या डाइल्यूट सोल्यूशन होगा। मैं आपके जो आंसर है उसका वेट कर रहा हूँ। ठीक है, करेक्ट हारिस रशीद, आप बिल्कुल ठीक पहुँचे हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, एग्जैक्ट जा रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, मिल्क इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, मिल्क जो है किस सोल्यूशन की एग्जाम्पल होगा? ट्रू सोल्यूशन है, सस्पेंशन है, कोलाइड है, होमोजीनियस मिक्सचर है। तो मिल्क जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, मिल्क यहाँ पे हारिस रशीद आप जो है इसको ठीक करेंगे। मिल्क एन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइट, दिस इज़ नॉट होमोजीनियस मिक्सचर, मिल्क इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइट, सी ऑप्शन इसके लिए होगा। ठीक है, इसको आप ठीक करेंगे सी ऑप्शन। ठीक है, साथ साथ अगर आप नोट भी कर रहे हैं तो इसको आप मार्क करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 सी ऑप्शन। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। आप यहाँ पे अपना वो बता सकते हैं कि आपको स्क्रीन जो है वो क्लियर नज़र आ रही है, वीडियो में कोई वो चेंजेस तो नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज टाइंडल इफेक्ट। अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हम टाइंडल इफेक्ट को स्टडी करते हैं। टाइंडल इफेक्ट का क्या है कि जब हम किसी सोल्यूशन से लाइट को पास करते हैं तो लाइट क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है। जब ये यहाँ से आउट होगी तो स्कैटरिंग का फिनोमेना होगा। स्कैटर मीन के मुंतशिर, वो अपने पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। कौन सा ऐसा सोल्यूशन है जो कि लाइट को स्कैटर करता है, जिसके अंदर टाइंडल इफेक्ट होता है? नंबर 1 शुगर सोल्यूशन, नंबर 2 साल्ट सोल्यूशन, नंबर 3 कोलाइट्स, नंबर 4 डिस्टिल वाटर। तो यहाँ पे आप मार्क करें ज़रा, टाइंडल इफेक्ट किस का होता है? शुगर सोल्यूशन, साल्ट सोल्यूशन, कोलाइड और डिस्टिल वाटर। आपके ऑप्शन का वेट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन क्या आएगा? तो इसमें डिस्टिल वाटर नहीं है, इसमें जो ये आपने लाजमी, अभी हम इसकी डेफिनेशन भी सीखेंगे, ये इम्पोर्टेंट भी है, इसकी डेफिनेशन भी आपने याद करनी है। और कौन सा ऐसा सोल्यूशन है जो कि टाइंडल इफेक्ट शो करता है? तो टाइंडल इफेक्ट मोस्टली कोलाइडल सोल्यूशन शो करते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद यहाँ तक आप तमाम बच्चों को क्लियर हो गया है। इसमें हमने 5 MCQs आपके लिए रखे हैं और 5 शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद 1-2 लॉन्ग क्वेश्चन है, वो हम डिस्कस करते हैं। यहाँ तक तमाम बच्चों को क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में आप देखें, पहला जो मैंने आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन रखा है, डिफाइन सॉल्युबिलिटी। अभी हमने सॉल्युबिलिटी बेसिकली होता है कि कोई सॉल्यूट कितने एक्सटेंट तक किसी सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होता है, उसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। इसके साथ हम कोई एग्जांपल भी ऐड करेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक प्रॉपर आंसर जो मैंने आपके लिए डेवलप किया है वो आपके सामने रखूँगा कि इसका आंसर आपने कैसे एक ख़ास मिकदार के अंदर, ख़ास क्वांटिटी के अंदर पुट अप करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे पहले मैं आपको इनकी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि इन क्वेश्चन के अंदर आपने करना क्या है, फिर उसके बाद हम आंसर की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। ये दो जो क्वेश्चन हैं, दीज आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो किसी सॉल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी है वो कैसे अफेक्ट करती है, क्या वो इंक्रीज़ होती है, क्या वो डिक्रीज़ करती है, क्या ऑलवेज इंक्रीजेस की तरफ जाती है? तो ऐसा केस नहीं है, इसको भी हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द 2 कंपोनेंट ऑफ अ सोल्यूशन। सोल्यूशन किन 2 कंपोनेंट से मिलके बनता है वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे। इसमें बेसिकली सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात पूछी जा रही है कि इन 2 चीज़ों को अगर हम मिक्स करते हैं तो उससे क्या बनता है, सोल्यूशन डेवलप होगा। उनको भी हम डिफाइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय टाइंडल इफेक्ट। अब वो टाइंडल इफेक्ट यहाँ पे आ गया है कि टाइंडल इफेक्ट का मतलब क्या है, इससे आप क्या मुराद लेते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन से सोल्यूशन ऐसे हैं जो कि टाइंडल इफेक्ट को
बताते हैं विच टाइप ऑफ मिक्सचर शोज टाइंडल इफेक्ट, कौन से ऐसे मिक्सचर हैं जो कि टाइंडल इफेक्ट को शो करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कैन यू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन कोलाइड और सस्पेंशन बाय फिजिकल मेथड्स, क्या आप कोई फिजिकल मेथड यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक अगर मैं फिजिकल मेथड की बात करूं फिल्ट्रेशन, क्या आप फिल्ट्रेशन यूज़ करके जो सोल्यूशन के पार्टिकल्स हैं उनको सेपरेट आउट अलग अलग कर सकते हो, मतलब कि सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों अलग हो जाएं। उसके बाद क्या हम कोलाइडल सोल्यूशन के पार्टिकल को अलग कर सकते हैं, क्या हम सस्पेंशन के पार्टिकल को अलग कर सकते हैं, अगर अलग कर सकते हैं तो कौन सा फिजिकल मेथड यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे आप बच्चों को ये क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब हम मूव करें आंसर की तरफ, ज़रा कमेंट सेक्शन में अपना बता दें, उसके बाद हम आंसर की तरफ मूव करते हैं ताकि आप साथ साथ हमारे चलते जाएं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक हम लॉन्ग क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखे हैं कि ये हमेशा जो आपकी बुक के अंदर टेबल दिया गया है वो लाजमी पूछा जाता है कि आप इनमें डिफ्रेंशिएट करें सोल्यूशन कोलाइड एंड सस्पेंशन विद रिस्पेक्ट टू का क्या मतलब है कि आपने सबसे पहले नेचर ऑफ मिक्सचर बताना है कि इसमें कंपोनेंट कैसे होते हैं। उसके बाद पार्टिकल साइज, इसमें जो सल्यूट और सॉल्वेंट है क्या उनका जैसे सोल्यूशन है उसके अंदर सल्यूट टोटली डिज़ोल्व हो जाता है, नेकेड आई से हम उसको देख नहीं सकते हैं। इसी तरह जो कोलाइड है उसमें पार्टिकल साइज लार्जर होता है एज़ कम्पेयर टू सोल्यूशन। सस्पेंशन में उससे भी लार्जर चले जाएंगे। और विजिबिलिटी ऑफ पार्टिकल, क्या उन पार्टिकल्स को हम देख सकते हैं। टाइंडल इफेक्ट कौन से पार्टिकल्स शो करते हैं, कौन से मिक्सचर शो करते हैं, स्टेबिलिटी इनकी कैसी है, एग्जिस्टेंस है या नहीं है। उसके बाद डिफाइन सॉल्युबिलिटी एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स and gases in liquid. Draw a graph showing the change in solubility with respect to temperature. अब नेक्स्ट हम इनके आंसर की तरफ मूव करते हैं। ये आपको की भी मिल जाएगी इस वीक की इंशाल्लाह। आपको इस लेक्चर के बाद, सारे लेक्चर के बाद शीटें भी अपडेट हो जाएंगी। ये आपके पास मल्टीपल चॉइस के आंसर्स हैं। पहला जो है, जो हमने सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करने के हवाले से देखा था कि सॉल्युबिलिटी इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिज़ोल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। आप एक ख़ास टेम्परेचर रखेंगे, उसके ऊपर आप चेक करेंगे कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट डिज़ोल्व हो सकता है। ये जो एक्सटेंट है सॉल्युबल होने का, किस चीज़ का, सॉल्यूट का इन सॉल्वेंट के अंदर, कितने सॉल्वेंट के अंदर उसका अमाउंट कितना होना चाहिए, 100 ग्राम। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल को ऐड कर रहे हैं कि NaCl को अगर हम 100 ग्राम वाटर के अंदर ऐड करते हैं एट 20 डिग्री सेल्सियस तो वो 36 ग्राम डिज़ोल्व हो सकता है। उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, 36 ग्राम। अगर ये भी आ जाता है कि NaCl की जो सॉल्युबिलिटी है वो 100 ग्राम के अंदर कितनी होती है, तो आपने MCQ के अंदर ये भी मार्क करना है कि वो 36 ग्राम होती है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें सॉल्युबिलिटी को हमने डिफाइन किया। Solubility is the extent of solubility is the maximum amount of solute that dissolve in 100 gram of solvent at a specific temperature. उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, what is the effect of temperature on solubility, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा सॉल्युबिलिटी के ऊपर। मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे MCQ में भी है कि जो सॉलिड्स इन लिक्विड होता है, अगर ये सॉलिड जो है सॉल्यूट है और जो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इस केस में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करती है विद टेम्परेचर के। जो हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ करेगी। जैसे शुगर इन वाटर, अगर हम चीनी को पानी के अंदर हल कर रहे हैं तो किसी हद तक वो हल होती है, लेकिन एक टाइम आता है कि उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ कर जाती है। लेकिन जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी डायरेक्ट रिलेशन में जाते हैं इन केस ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉल्युबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज़ करती है। लेकिन उसका एक ऑपोजिट प्रोसेस ये है कि अगर हम गैसेस के सोल्यूशन की बात करें, गैसेस इन लिक्विड, तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करती है। जैसे मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि अगर हम वाटर बॉटल को टेम्परेचर के अंदर रख देते हैं, सनलाइट के अंदर रखते हैं, धूप में रखते हैं, तो क्या होगा
जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिज़ोल्व हुई थी वो बबल्स की फॉर्म में एस्केप करना शुरू हो जाएगी। तो जो हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी है लिक्विड के अंदर वो डिक्रीज़ कर जाती है। यहाँ पे आपने ये हम डेली लाइफ में कोल्ड ड्रिंक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक्स को हम क्या करें कि उसको चिल करें, रेफ्रिजरेटर के अंदर रखते हैं तो वो उसके अंदर गैस वाटर के अंदर डिज़ोल्व हुई होती है। जो ही हम उसको वो हीट अप होती है रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाल देते हैं तो उसके अंदर बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज के जो टेम्परेचर राइज कर रहा है तो राइज करने से जो सोडा वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो स्केप करना शुरू कर देती है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है नेम द टू कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन के दो कंपोनेंट का यहाँ पे हमने जिक्र करना है कि सोल्यूशन किन दो चीज़ों से मिलके बनता है। तो सोल्यूशन में हमेशा एक होता है सॉल्वेंट जो चीज़ों को अपने अंदर डिज़ोल्व कर रहा होता है, और सोल्यूट जो है जिसको हम सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करते हैं। प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, ऐसा कंपोनेंट जो कि लार्जर अमाउंट में पाया जाता है उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट। और दूसरा है कि ये चीज़ों को अपने अंदर डिज़ोल्व करता है, सॉल्वेंट। और इसकी एग्जांपल है वाटर इन शुगर सोल्यूशन। अगर हम शुगर प्लस वाटर बनाते हैं तो वाटर इसमें क्या होगा, सॉल्वेंट, बिकॉज के वाटर शुगर को अपने अंदर डिज़ोल्व कर रहा है। तो शुगर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सल्यूट कंपोनेंट होगा। उसके बाद जो सल्यूट है प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट, के सल्यूट जो है कम मिकदार में पाया जाता है और ये हल होता है, ठीक है, सॉल्वेंट के अंदर। तो शुगर सॉल्यूशन के अंदर जो शुगर है वो हमने क्या रखा है यहाँ पे, सल्यूट, ठीक है। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन हो जाता है कि सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका आप जिक्र करें, तो साथ ये एग्जांपल्स भी हैं तो ये आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बाज़ बच्चे इग्नोर कर देते हैं, बुक से तवज्जो से देखते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि ये पैराग्राफ के अंदर भी लिखा गया है और जो आपका टेबल है डिफरेंशिएट का जिसमें सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन को डिफरेंशिएट किया गया है तो ये उसमें मौजूद है। इसमें सबसे पहले टाइंडल इफेक्ट होता क्या है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल इन अ मिक्सचर, लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं। कौन से क्या चीज़ें स्कैटर्ड करती हैं, पार्टिकल्स मिक्सचर के अंदर। जैसे सोल्यूशन है तो उसमें सल्यूट और सॉल्वेंट क्या, उसके पार्टिकल का साइज़ इतना कम हो जाता है कि वो स्कैटर करने के काबिल हो सकते हैं या नहीं। क्या कोलाइड में इतने पार्टिकल के साइज़ मौजूद होते हैं कि वो इस काबिल हो जाएं कि वो लाइट को स्कैटर्ड करें। इसी तरह से सस्पेंशन के पार्टिकल, तो टाइप ऑफ मिक्सचर जो कि लाइट स्कैटरिंग के काबिल होता है वो क्या है, कोलाइडल सोल्यूशन, क्योंकि इसमें पार्टिकल साइज़ इतना होता है कि वो लाइट को स्कैटर्ड कर लेते हैं। लाइट स्ट्रेट पास नहीं होती, वो क्या हो जाती है, मुंतशिर हो जाती है, उसका जो एरिया है वो वाइड हो जाता है। अब इसमें एग्जांपल क्या है, मिल्क, फोग, स्टार्च इन वाटर। अब मिल्क जो मैंने बताया था कि दिस इज़ कोलाइडल सोल्यूशन, फोग है और स्टार्च इन वाटर। जैसे हम आटे की लोई बनाते हैं, लिक्विड वाटर के अंदर मिक्स करें आटे को नाश्ता, तो वो क्या होगा, उसका जो सोल्यूशन बनेगा उस मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, कोलाइडल सोल्यूशन कहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपने टाइंडल इफेक्ट को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन कितना करना है, जस्ट इसकी डेफिनेशन लिखनी है, बिकॉज के ये शार्ट क्वेश्चन है। 1 नंबर आपकी डेफिनेशन का हो जाएगा, 1 नंबर आपके ऐसा सोल्यूशन जो कि ऐसा मिक्सचर जो कि एक्सप्लेन करता है टाइंडल को, प्रॉपर्टी है जिसकी, और एक नंबर आपके एग्जाम्पल का आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, कैन यू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ अ सोल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन बाय फिजिकल मेथड। तो यस, यहाँ पे कुछ मैंने आपकी बुक से मेथड के हवाले से जिक्र नहीं किया गया, लेकिन इतना बताया गया है कि हम फिज़िकली किसी कंपोनेंट को कैसे अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ मैंने चीज़ें बताई हैं, जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि सबसे पहले जो सोल्यूशन है उसको हम किन 2 तरीक़ों से अलग अलग कर सकते हैं। जैसे सॉल्ट वाटर है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने मिक्स किया हुआ है पानी के अंदर नमक को, साल्ट को, तो क्या हम दोबारा नमक को रीजनरेट कर सकते हैं? हमने टोटल मिक्स कर दिया, क्या दोबारा नमक रिकवर हो सकता है? तो यस, विद द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन, क्या उसमें से आप वेपोराइज करते जाएं
लिक्विड को, या फिर क्या हो जाता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम हाई टेम्परेचर देते हैं, जिससे क्या होता है जो जो डिस्टिलेशन होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वैक्यूम के अंदर होती है, तो लिक्विड जो है वो वेपोरेट कर जाएगा, जो बाकी बचेगा रेजिड्यू वो सॉलिड फॉर्म में होगा। तो वो जो चीज़ आपने लिक्विड के अंदर मिक्स की होती है वो आपकी फ्लास्क के अंदर रह जाती है। तो इस तरह आप सोल्यूशन के कंपोनेंट को, यहाँ पे मैंने दो तरीके बताए हैं, इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन, उनसे आप सेपरेट आउट कर सकते हैं। कोलाइड को सेंट्रीफ्यूगेशन एंड कोगुलेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में हम एक सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, जैसे आप वॉशिंग मशीन कह सकते हैं, इसके अंदर रूटर लगा होता है। वो सेंट्रीफ्यूज मशीन उस जो आपका अपरेटस होता है, जिस ट्यूब के अंदर आपने मिक्सचर डाला होता है, उसको आप एक हाई स्पीड के ऊपर रिवॉल्व करवाते हैं, घुमाते हैं, सेंट्रीफ्यूज कराते हैं, तो उसके पार्टिकल इस इतनी स्पीड के अंदर नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, जो लिक्विड है वो उससे अलग हो जाता है। तो इस तरह से हम जो ओरिजिनल पार्टिकल डिज़ोल्व किए होते हैं सोल्यूशन के अंदर, जो कि यहाँ पे मिक्सचर हैं कोलाइडल सोल्यूशन, तो उनको हम अलग कर सकते हैं। जैसे मिल्क है, मिल्क के अंदर वो चीज़ मिक्स हुई है, हम अलग नहीं कर सकते हैं नॉर्मली। तो जब हम स्पीड के साथ दूध को घुमाएंगे तो उसके अंदर क्या होगा कि हम उससे क्रीम अलग कर सकते हैं प्लस स्किम मिल्क। तो उससे हम जो मुख्तलिफ चीज़ें आजकल हम बना रहे हैं उससे हम बना सकते हैं। जैसे हम उससे मक्खन निकाल सकते हैं, तो ये हम कहाँ से निकालेंगे? मिल्क को हम क्या कहेंगे? रोटेट करवाएंगे स्पीड के साथ। जो मैंने आपको सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन का हवाला दिया है कि जब हम स्पीड के साथ उस चीज़ को घुमाते हैं तो कुछ पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं, जैसे दूध की एग्जांपल है, तो उसके पार्टिकल सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद है सस्पेंशन। सस्पेंशन में क्या होता है? फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। इसको फिल्ट्रेशन क्यों कर सकते हैं कि इसके पार्टिकल का साइज़ इतना हो जाता है कि वो फिल्टर पेपर के अंदर सस्पेंड हो जाते हैं। फिल्टर पेपर एक पोरस पेपर होता है जिसके अंदर से हम चीज़ों को जब पास करते हैं तो उसके अंदर होल्स होते हैं, माइक्रो होल्स होते हैं। वो क्या करते हैं? मिक्सचर के पार्टिकल को स्टक कर लेते हैं। अगर वो मिक्सचर के पार्टिकल और होल का साइज़ कम हो और मिक्सचर के पार्टिकल का साइज़ ग्रेटर हो तो वो उसके अंदर स्टक हो जाते हैं और लिक्विड जो है फिल्टर के होल से पास हो जाता है। तो इस तरह से हम मिक्सचर के कंपोनेंट जो कि सस्पेंशन है उसको अलग कर सकते हैं। जैसे मडी वाटर है, पानी के अंदर मट्टी मिक्स हुई है, तो क्या हम मट्टी को पानी से अलग कर सकते हैं? तो यस, आप उसको आप फिल्टर पेपर से पास करेंगे तो जो मड है वो क्या होगी? फिल्टर पेपर के ऊपर रुक जाएगी और वाटर उससे अलग हो सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब मुझे आप ये बताएं कि इसमें कोई क्वेश्चन है आपका तो वो आप पूछ सकते हैं। मैं 1 मिनट आपको दे रहा हूँ, नहीं तो फिर हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो मैं आपके क्वेश्चन का वेट कर रहा हूँ, 1 मिनट में आपको दे रहा हूँ। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी लोग भी अगर मौजूद हैं तो वो भी अपना देख सकते हैं कि चीज़ें क्लियर हो गई हैं, क्योंकि इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो 5 ही थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसकी तरफ हम मूव करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले डिफ्रेंशिएट बिटवीन सोल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला फीचर है, यहाँ पे टेबल को आपने रखना है कि ये चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं। ये पॉइंट नंबर 1 है। सबसे पहले नेम ऑफ मिक्सचर। ठीक है, उसके बाद है सॉल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन। फीचर में पहला क्या आ गया कि ये किस टाइप के सॉल्यूशन हैं, समझ आ रही है? ठीक है, उसके बाद जो पहला जो है होमोजीनियस के, इसकी कंसंट्रेशन थ्रू आउट सेम रहती है। इंटरमीडिएट हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस में जो फेज़ आ जाते हैं ऐसे मिक्सचर को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, जिसमें हम डिफरेंट फेजेस को देख रहे होते हैं। पार्टिकल टोटली डिज़ोल्व नहीं होते, लार्जर साइज़ के आ जाते हैं। तो तीनों की नेचर आपके सामने आ गई है, होमोजीनियस, इंटरमीडिएट एंड हेट्रोजीनियस। पहला पॉइंट ये आ गया। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 2 में हम जाते हैं। पहले मैं आपको ये टेबल ज़रा क्लियर कर दूं ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए।
ये पहला आ गया पार्टिकल साइज, विजिबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स नंबर 2, उसके बाद टाइडल इफेक्ट्स नंबर 3, चौथा पॉइंट आ गया स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब सेटल डाउन कैसे होता है और इसकी एग्जांपल क्या है, ये मैंने आपके लिए ऐड की है। ये टेबल आपके लिए अब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। पॉइंट नंबर 2 है पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर। पहला जो है ये हमारा सॉल्यूशन है, दूसरा जो है वो कोलाइड का है और तीसरा जो है वो सस्पेंशन का है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेस देन 1 नैनोमीटर का मतलब है कि उसको हम इंसानी आंख के साथ नहीं देख सकते हैं, टोटली डिज़ोल्व हो जाता है। अब कोलाइडल सोल्यूशन में 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 नैनोमीटर तक होता है, जिनको हम क्लियरली देख सकते हैं। वो इंसानी आंख के साथ जिस मिक्सचर को देखा जाता है वो सस्पेंशन है ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। उसके बाद क्या होगा, विजिबिलिटी ऑफ पार्टिकल इनविजिबल, ये दिखाई नहीं देते हैं, विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। कोलाइड में हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है, सस्पेंशन में विजिबल हो जाते हैं, दिखाई देते हैं। उसके बाद टाइडल इफेक्ट सोल्यूशन नहीं देता, कोलाइड यस, सस्पेंशन सम टाइम आप इसको नो भी कर सकते हैं, ज़्यादातर ये नहीं देता, लेकिन कभी कभार इसमें से शो भी हो जाता है, डिपेंड अपॉन पार्टिकल साइज। लेकिन ज़्यादातर जो कोलाइडल सोल्यूशन है ये टाइडल इफेक्ट देते हैं। उसके बाद स्टेबिलिटी, स्टेबल है यस सोल्यूशन। उसके बाद कोलाइड रिलेटिवली स्टेबल और सस्पेंशन है अनस्टेबल पार्टिकल सेटल्ड, मतलब ये जो सस्पेंशन है वो आपको स्टेबल नहीं नज़र आएगा क्योंकि इसमें पार्टिकल साइज इतना ज़्यादा होता है कि वो नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। जो लिक्विड होता है वो ऊपर आ जाता है। उसके बाद एग्जांपल में है साल्ट सोल्यूशन, कोलाइड में मिल्क आ जाएगा और सस्पेंशन में मडी वाटर आ जाएगा। तो ये आप इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन को बजाय इसके कि आप हर एक चीज़ को पैराग्राफ की फॉर्म में लिखें, आप इसको टेबल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं ताकि आपके पॉइंट्स मज़ीद क्लियर हो सकें। तो ये था क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन ए पार्ट। अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन बी की तरफ जो कि इम्पोर्टेंट है। सॉल्युबिलिटी को पहले डिफाइन किया गया है कि सॉल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिसॉल्व इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें मैक्सिमम मज़ीद जो अमाउंट है वो डिसॉल्व नहीं की जा सकती, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट, जो हमारा मेन फोकस है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। दो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। आपकी बुक के अंदर 2 पॉइंट्स लिखे गए हैं कि इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर और कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, और डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर और 7 एग्जांपल्स दी गई हैं। उनको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ किया है कि इंक्रीज कैसे होता है और डिक्रीज कैसे होता है। जो सॉलिड्स हैं उसमें सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे कि इसने लिखा है फॉर मोस्ट सॉलिड सॉल्यूट सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस। पहली बात तो ये हो गई कि इंक्रीज करता है। उसके बाद जो दूसरी बात यहाँ पे लिखी जा रही है पॉइंट नंबर 1 में, इंक्रीज आ गया कि जो हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। दिस इज बिकॉज हायर टेम्परेचर गिव पार्टिकल मोर एनर्जी टू ब्रेक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड डिसॉल्व। जो सॉलिड होता है उसमें जो फोर्सेस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, उनको रप्चर करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है जो इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर एब्जॉर्ब होती है, और इंटरमोलिकुलर जो बाड या फोर्सेस होती हैं उनको ब्रेक करने में यूज़ होती है। तो सॉलिड टेम्परेचर इंक्रीज करने से उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। पॉइंट नंबर 2 ये आ गया फोर्सेस के हवाले से। अब पॉइंट नंबर 3 इसमें एग्जांपल बता रहा है कि मैनी सॉलिड लाइक शुगर एंड पोटाशियम नाइट्रेट डिसॉल्व मोर इन हॉट वाटर देन इन कोल्ड वाटर। मतलब क्या है कि जो पोटाशियम नाइट्रेट है KNO3, पोटाशियम नाइट्रेट और शुगर C12H22O11, इसको अगर हम वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो ये ठंडे पानी के अंदर कम हल होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम शुगर घर में शिकंजवी बना रहे हैं, शरबत बना रहे हैं, तो पानी, ठंडे पानी के अंदर अगर हल करेंगे तो हमें काफ़ी देर लगेगी, लेकिन अगर उसको हम गर्म पानी के अंदर हल करते हैं तो वो विद इन नो टाइम डिज़ोल्व हो जाती है। तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से सॉल्युबिलिटी सॉलिड की इंक्रीज़ करती है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करती है विद इंक्रीज़ इन टेम्परेचर। तो वो कौन से होते हैं,
जैसे यहाँ पे गैसेस का हवाला दिया गया है, तो सॉल्युबिलिटी गैसेस की डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसकी रीज़न क्या है कि दिस इज़ बिकॉज द मॉलिक्यूल गेन काइनेटिक एनर्जी एंड एस्केप फ्रॉम द लिक्विड मोर इजली एट हायर टेम्परेचर। क्योंकि गैस के पार्टिकल टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, उनकी मूवमेंट इंक्रीज करेगी, रैंडम मूवमेंट, तो वो क्या करेंगे, लिक्विड के सरफेस से एस्केप कर सकते हैं। एस्केप करने से उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। उसमें एग्जांपल जो दी गई है, सोडा वाटर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है, डिजोल्व लेस एट हाई टेम्परेचर विच इज़ वाई वार्म सोडा गोज फ्लैट फास्टर। तो ये इसमें एक रीज़न लिखी गई है कि जो सॉल्युबिलिटी है कार्बन डाइऑक्साइड की वो डिक्रीज़ करती है एट हायर टेम्परेचर। इसमें एक ग्राफ भी आपके लिए मौजूद है, ये आपकी बुक का ग्राफ है कि इस साइड पे जो ये एक लाइनें आपको रिप्रेजेंट कर रही हैं, यहाँ पे इस साइड पे सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी जो यहाँ पे कर सकते हैं, और इस साइड पे आप देख सकते हैं जो अमाउंट है, ये अमाउंट इस साइड पे लिख देते हैं। ये ग्राफ आपको जो लाइनें रिप्रेजेंट कर रही हैं कि आप ये लाइन डाउन जा रही है किस चीज़ की, KClO3 की, ठीक है। यहाँ पे आपको आप अपनी बुक से इस ग्राफ को देख सकते हैं कि जो लाइन डाउन जा रही है उसका क्या करेंगे कि वो डिक्रीज़ करेगी, और जो दूसरा है कि जो लाइन ऊपर जा रही है उसको हम इंक्रीज़ के साथ लेके जाएंगे। जैसे ये लाइन ऊपर जा रही है तो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, जो हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो ग्राफ जो है वो ऊपर जा रहा है। कुछ जैसे ये KNO3 का हमने अभी जिक्र किया था, KNO3 एक सॉलिड है जिसका टेम्परेचर जो इंक्रीज़ करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसके ऊपर एक बात करते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी यहाँ पे कितनी है, एक पॉइंट आगे लेके चले जाते हैं, यहाँ पे T2 है, और इस साइड पे सॉल्युबिलिटी फॉर एग्जांपल ये लेस से कि 5 ग्राम डिज़ोल्व होता है, यहाँ पे लेके चले जाएं तो ये 10 ग्राम डिज़ोल्व होता है। तो इसका मतलब है कि जो KNO3 की इसमें मैं ये भी बता देता हूँ कि T2 जो है वो ग्रेटर है T1 से, कि टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो अल्टीमेटली सॉल्युबिलिटी भी उस चीज़ की इंक्रीज़ करेगी, लेकिन कुछ लाइनें जो है आपको डिक्रीज़ की तरफ नज़र आ रही हैं। जैसे मैंने ये रेड किया, इसके ऊपर यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये 8 ग्राम डिज़ोल्व हो रहा है। लेट ये जस्ट समझाने के लिए ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं है, ठीक है, जस्ट समझाने के लिए 8 ग्राम डिज़ोल्व हो रहा है, और इस साइड पे जाके यहाँ पे अगर देखें तो ये आके 2 ग्राम पे चला जाता है। यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, इनिशियली टेम्परेचर T1 है और T2 है फॉर एग्जांपल इस पॉइंट के ऊपर। जब T2 पे गया तो ये 2 ग्राम डिज़ोल्व हो रहा है, 8 ग्राम से ये 2 ग्राम पे आ गया। तो मतलब क्या हुआ कि 6 ग्राम जो है वो सॉल्युबल नहीं हो रहा, वो दोबारा से रिकवर हो गया है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज़ करती है, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो वाइस वर्सा हो जाती है। उसके बाद आगे हम मूव करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने जो चैप्टर नंबर 2 है वो क्रैश सीरीज़ का लास्ट लेक्चर आज हमने देखा, लेक्चर नंबर 3। ये इससे मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ायदा हो रहा होगा। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा क्रैश सीरीज़ का वो चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 1 होगा। आप इसके साथ जो वीडियोस हैं उनको देखते रहें। यूट्यूब पे भी हमारे लेक्चर अपलोड हो रहे हैं, साथ साथ अगर आप क्लास आपकी मिस हो जाती है तो आप यूट्यूब से भी ये वीडियोस को देख सकते हैं। आप तमाम बच्चों से मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।